स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। यह पूरी प्रक्रिया 7 फरवरी तक चलेगी। इस प्रक्रिया के दौरान बीएलओज सभी मतदाताओं के घर जाएंगे और जितने भी पात्र मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में रहना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो अयोग्य मतदाता हैं उनका नाम को मतदाता सूची से हटाकर मतदाता सूची को पूर्ण रूप से एक शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण किया जाएगा। अगर इस पूरी प्रक्रिया में अपील का भी प्रावधान रखा गया है। अगर किसी मतदाता को आपत्ति है तो वो ईआरओ के समक्ष और ईआरओ के निर्णय से वो असहमत हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकते हैं। सभी ब्लॉक में सभी विधानसभा में बीएलओज की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। बीएलओज को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह पूरा कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किया जाएगा और इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जा चुकी है। राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। सभी बूथ्स पर वो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट अपने लेवल पर भी मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं की सूची बीएलओज को दे सकते हैं। बीएलओज उन सूची को वेरीफाई करके जो शुद्ध मतदाता सूची का निर्माण करेंगे। इसके संबंध में अगर किसी भी मतदाता को उनकी कोई भी शंका हो, कन्फ्यूजन हो, उसको दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्प डेस्क का निर्माण किया जा रहा है और कोई भी राजनीतिक दल, उनके प्रतिनिधि या कोई भी मतदाता अपनी किसी भी शंका का समाधान उस हेल्प डेस्क से कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा उनको दिया जा चुका है और वो सभी मास्टर ट्रेनर जिले के जो मैदानी अमला जो इस एसआईआर में काम करेगा उनको प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। सर, जो तय समय सीमा में छूट जाएंगे, क्या उनके लिए भी अपील करने का कोई चांस है? अभी इस पूरी प्रक्रिया को सघन तरीके से करने के निर्देश हैं और बीएलओ जिसमें सभी मतदाता के घर जाएंगे। जितने भी पात्र मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा और जो अयोग्य मतदाता है उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाएगा। जी सर। जुड़े हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं इस बार वाले प्रक्रिया में। इसकी प्रक्रिया अभी 28 से लेकर 3 तारीख तक हम लोग फॉर्म को प्रिंट करके वितरण कर रहे हैं। एनुमरेशन फॉर्म उसको बोलेंगे, गणना पत्र। 4 तारीख से इसका एक टाइमलाइन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें पहले बीएलओज घर घर जाएंगे और इनुमरेशन फॉर्म देना है, इनुमरेशन फॉर्म वापस लेना है। जिस व्यक्ति का घर बंद है उसके घर 3 बार जाना है और अगर कोई मृत मतदाता है, अगर कोई माइग्रेट कर चुका है यहाँ से बहुत दिनों से बाहर कहीं वो काम कर रहा है तो उसके परिवार वाले या वहाँ पे जो रहते हैं वो हमें बताएंगे, वो उस फॉर्म को भरकर दे सकते हैं। अंतिम उद्देश्य ये है कि व्यक्ति का नाम एक ही जगह की मतदाता सूची में रहेगा। जैसे यहाँ का कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य राज्य में कमाने गया है या अन्य राज्य के कुछ व्यक्ति अगर यहाँ कमाने आए हैं तो अब उनके पास इस पूरी प्रक्रिया के बाद उनका नाम केवल एक ही जगह रहेगा। अभी की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि लोग जैसे कोरबा में ही मतलब हमने देखा है पिछले चुनावों में कि लोग कई वर्षों से माइग्रेट किए हुए हैं लेकिन उनका नाम नहीं कट पाता है, कई बार छूट जाता है कटने से। 1-2 मृत व्यक्ति का भी नाम कभी कभी रह जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम अब मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए जो कि व्यक्ति पात्र नहीं है। कोई भी पात्र मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए और अपात्र मतदाता का नाम रहना नहीं चाहिए। क्योंकि स्पेशल वर्ड आप देखे होंगे, इसमें स्पेशल वर्ड, पहला ही वर्ड स्पेशल है। इसमें स्पेशल यही है कि मतदाता सूची को अंतिम सीमा तक शुद्ध उसको त्रुटि रहित हमको बनाना है। और ये सारे डिटेल हैं, ये डिटेल आपको हम शेयर भी कर देंगे कि अधिकतम 50 गणना पत्रक है। इनमें राजनीतिक दलों के साथ भी हमारी बैठक हुई है और राजनीतिक दलों के भी जो उनसे हमारी अपेक्षाएं हैं, जो चुनाव आयोग की अपेक्षाएं हैं, वो हमने उनको बताया है। उनको बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने हैं। मैंने उनको भी बताया है कि ये एक अच्छा अवसर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आइडिया तो ये है कि सभी बूथ के अगेंस्ट में बूथ लेवल एजेंट्स होने चाहिए। जितने बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों के रहेंगे उनके लिए एक तरह से बहुत ही अच्छी उनकी टीम, मतलब चुनावी साक्षरता जिसको बोलते हैं, इलेक्शंस के भी रूल्स सबको पता होने चाहिए। तो उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वो बीएलए नियुक्त करें सभी जगह पे। बीएलओ के कार्य के अगेंस्ट में अगर किन्हीं को कोई अपील है, जैसे 1 महीने इनुमरेशन का काम चलेगा, उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी। आपत्तियों का निराकरण के लिए लगभग 2 महीने का समय है और
जो बीएलओ ने अगर सपोज किसी का नाम हटा दिया या किसी का नाम जोड़ दिया, आपत्ति किसी पे भी आ सकती है। कोई भी व्यक्ति आपत्ति कर सकते हैं कि इनका नाम आपने क्यों जोड़ा है या इनका नाम आपने क्यों हटाया है। बीएलओ के अगेंस्ट में जो आपत्ति है वो ईआरओ के पास जाती है। ईआरओ के अगेंस्ट में इसमें नया प्रोविजन ये है अभी कि ईआरओ के अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपील हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का नाम हट गया है, ईआरओ ने भी कहा है कि ये नाम हटना सही है, डीएम के पास अपील हो सकती है और डीएम से भी जो असंतुष्ट है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। अपील की इस प्रक्रिया को देखकर हम समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बहुत ही गंभीर है, इसीलिए उसने अपीलेट चैनल इस बार मतलब इस तरीके से उन्होंने उसको पब्लिसाइज किया है। बीएलओ लोगों की ट्रेनिंग विधानसभा वार देनी है। अभी आपके पास यहाँ आने से पहले मैं जस्ट कोरबा में जो बीएलओ की ट्रेनिंग हो रही है मैं वहीं पर था। सभी विधानसभा में बीएलओ की ट्रेनिंग होनी है और बीएलओ का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएलओ को घर घर जाना है और क्योंकि अगर वो उनके कार्यों में उनको ये प्रॉपर ट्रेन किया जा रहा है कि वो अपने कार्यों में कोई भी मतलब पूरी गंभीरता से करें। किसी भी व्यक्ति का नाम अगर गलत तरीके से कटता है या गलत तरीके से जुड़ता है तो इसमें जिम्मेवारी तय की जाएगी। तो इस कार्य की गंभीरता बहुत ही ज़्यादा मतलब बनाकर रखना आवश्यक है। अंतिम रूप से 7 फरवरी को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा जो फाइनल है, जिस दिन मतलब ये एक तरह से ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके टेक्निकल डिटेल हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं। अगर किसी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में है क्योंकि अंतिम एसआईआर 2003 में हुआ था, और किसी व्यक्ति का नाम अगर 2025 की मतदाता सूची में है जो कि अपने जिले की अधिकांश जनसंख्या इसी में कवर हो जा रही है, तो उनको किसी भी अलग से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं। 2003 में और 2025 में जिनका नाम है, इस जिले के 7 जो मेरे पास डाटा है लगभग 60 to 70% मतदाताओं का नाम ऑलरेडी इन दोनों सूची में है, तो उनको अलग से कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। अलग दस्तावेज जिनको देने की आवश्यकता है उनको 12 दस्तावेज देना है। 12 दस्तावेज में एक जो काफ़ी मतलब जिस पे काफ़ी बहस हुआ है कि आधार का इसमें क्या रोल है। आधार के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस स्लाइड को अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो 12 नंबर पॉइंट है वो देखिए कि आधार निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक के अनुसार लागू। इट मीन्स इसका ये मतलब है आधार से व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होगी, आधार से व्यक्ति का ना डोमिसाइल सुरक्षित नहीं होगा। ये मैंने कल जब मैं राजनीतिक दलों के साथ बात कर रहा था तो मैं निवास प्रमाण पत्र का एग्जाम्पल देता हूँ। आधार में व्यक्ति का जन्म तिथि भी लिखा हुआ रहता है और आधार में व्यक्ति का निवास भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप जन्म तिथि के लिए आधार को नहीं मान्य करते। जन्म तिथि के लिए 10th का सर्टिफिकेट ही मान्य होता है और निवास के लिए तहसीलदार मतलब सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। तो आधार व्यक्ति के पहचान के लिए माना जाएगा, डोमिसाइल के लिए नहीं माना जाएगा। आधार एक्ट यही बोलता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी यही है कि जो आधार एक्ट के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार आधार को आपको मान्य करना है। तो वो प्रक्रिया यहाँ भी रही। लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि हर डॉक्यूमेंट का एक पर्पस होता है। जैसे निवास प्रमाण पत्र मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं मानूंगा, मैं केवल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर ही निवास प्रमाण पत्र मानूंगा। जन्म तिथि के लिए 10th का सर्टिफिकेट ही वैलिड होता है और कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। उसी तरीके से आधार जिस पर्पस के लिए उस पर्पस के लिए मानेंगे। ये 12 डॉक्यूमेंट हैं। जो 12 डॉक्यूमेंट उनको देने हैं जो 2003 और 2025 दोनों में जिनका नाम नहीं है। पूरे 12 के 12 देने की इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर उस डॉक्यूमेंट से उस व्यक्ति की नागरिकता प्रमाणित हो जाती है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मतदाता कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुसार मतदान कर सकता है। इसका पहला क्राइटेरिया और सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जिनकी नागरिकता पर अगर उनको नागरिकता प्रमाणित करने के लिए इन 12 डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट देने होंगे अगर कोई ऐसा केस आता है अपने सामने तो। नेक्स्ट इसमें आप देख लीजिए एक श्रेणी 1 भी है। अगर 87 से पहले जन्म हुआ है तो कोई भी 12 दस्तावेज में कोई एक जो जन्म दिनांक स्थान था इसमें उन्होंने मान लिया है। इसमें उन्होंने अगर किसी का जन्म 87 से पहले है तो वो 12 दस्तावेज में कोई भी दस्तावेज दे देंगे। श्रेणी अगली श्रेणी में विशेष इसको देखिए 87 से 2004 के बीच जिनका जन्म हुआ है भारत में उनको ये सब एनुमरेशन फॉर्म के साथ ये दस्तावेज देने हैं, जिनमें एक दस्तावेज जो नंबर 2 है माता या पिता का दस्तावेज।
ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने को मतलब ये बीएलओ को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। मतलब उनको स्वयं के दस्तावेज के अलावा उनको अपने पेरेंट्स का भी एक दस्तावेज देना है, ताकि ये फुल्ली प्रूफ प्रमाणित हो जाए कि वो यहीं के हैं। डिटेल्स में एक जिनका जन्म 2004 के बाद भारत में हुआ है, उनको 3 दस्तावेज हो जाएंगे। माता का दस्तावेज भी है और पिता का दस्तावेज भी। इससे पहले माता या पिता के दस्तावेज में कोई एक था। श्रेणी 4 जो है, हाँ श्रेणी 4 भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो 1, 2, 3 किसी में नहीं आते उनको ईआरओ से सुनवाई हेतु नोटिस जारी। रुको, बीएलओ प्राथमिक रूप से उन मतदाता पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनका नाम 2003-2025 दोनों में है। इस जिले के 70% पॉपुलेशन इसमें कवर हो रहे हैं लगभग, जो मेरे पास डाटा है 60 मानिए, और बाकी उसके बाद अलग अलग श्रेणियां मैंने आपको बताई। नेक्स्ट, हाँ बीएलए को बूथ लेवल एजेंट्स को यह अधिकार दिया गया है, क्योंकि बीएलए वहीं के रहते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, कि वो भी मृत मतदाताओं की सूची दे सकते हैं। ये अभी मैं बीएलओ को भी बता के आया हूँ कि ये एक तरह से मतलब उनका सहयोग लेकर इस पूरी प्रक्रिया को भी करना है। बीएलए जिन मृत मतदाताओं की सूची देंगे, बीएलओ उसको वेरीफाई करेगा और उनका नाम हटाएगा। यूजुअली चुनाव के समय में कई बार ये होता है कि आपने भी देखा होगा, अभी पिछले 2 चुनाव में मृत मतदाताओं का नाम काटने में चुनाव के समय में निर्वाचन कार्यालय भी और जनप्रतिनिधि भी थोड़े से सशंकित रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मृत मतदाताओं का नाम काटने के लिए कुछ जेन्युइन मतदाता का नाम भी कट जाए। इसीलिए बीएलएज को भी ये बताया गया कि आप भी दे सकते हैं। वो नहीं भी एक मिनट, कोई क्वेश्चन से बात में कर लेंगे, अगर वो नहीं भी देंगे फिर भी बीएलओ को ये काम करना है, क्योंकि अगर ये प्रक्रिया पूरी हो गई उसके बाद अगर मेरे पास शिकायत आती है या बड़ी स्तर की कोई बात आती है कि इतने मृत मतदाताओं का नाम फिर भी दिख रहा है, तो ये अनियमितता मानी जाएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को और ज़्यादा मतलब अच्छे से करने के लिए ये अधिकार बीएलएज को भी दिया गया है, बूथ लेवल एजेंट जो कि जनप्रतिनिधि, जो कि राजनीतिक दल नियुक्त करेंगे। नेक्स्ट, स्थानांतरित मतदाताओं की सूची भी बीएलए दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो डबल चेक क्रिएट हो रहा है, कोई निर्वाचन के स्टाफ पर ये आरोप नहीं लगा पाएंगे कि आपने अपने मन से काट दिया है। करना उनको है, अगर वो नहीं भी देंगे बीएलए फिर भी करेंगे, लेकिन इससे एक क्रॉस चेक हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अनुरोध करूंगा कि इन दोनों को हाईलाइट करेंगे आप लोग भी। बीएलए जो मृत और स्थानांतरित की सूची दे रहे हैं, स्पेशली इस जिले में कोरबा विधानसभा में ये इशू है। कई मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं, फिर भी उनका नाम मतलब कई जगह दिखता है। ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो मैंने बताया आपको। 3 और 25 में जिनका नाम दोनों जगह है, उनको कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। तो मतलब जो एक तरह से माइग्रेटेड नहीं है, उनका प्रॉब्लम तो इसी से सॉल्व है। जो इसी जिले में है तो उनका प्रॉब्लम वो इसी कैटेगरी में आ जाए। नेक्स्ट, ये ड्राफ्ट रोल के बारे में है, नॉट कलेक्टेड ऑप्शंस है, एक दस। ओके, इसमें इसके साथ साथ फॉर्म 6, 7, 8 की भी प्रक्रिया चलती रहेगी। 6, 7, 8 मतलब होता है फॉर्म 6 नया नाम जोड़ना, करेक्शंस, डिलीशंस, ये सब है 6, 7, 8, तो ये भी रूटीन में चलता रहेगा। नेक्स्ट, प्रारूप निर्वाचक सूची बीएलए से प्राप्त आवेदन है और दैनिक प्रतिवेदन है जो उनको देने हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आप लोगों ने भी मतलब इसको न्यूज़पेपर सब में दिखाई होगा, आप लोगों ने भी पब्लिश किया है। अभी निर्वाचन आयोग ने जिले के अंदर भी सभी तरह के ट्रांसफर पर रोक लगा दिए हैं। मतलब ईआरओ मीन्स एसडीएम, एईआरओ मीन्स तहसीलदार, और बीएलओ मतलब जितने टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे बीएलओ हैं, किसी का ट्रांसफर बिना निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के नहीं हो सकता है। फॉर्म 6, फॉर्म 7, 8 इसके बारे में मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, ये 6, 7, 8 की रूटीन है, ये तो हर समय चलते रहता था। हर चुनाव से पहले 1-1-26 की स्थिति में, 1-1-25 की स्थिति में, ये पहले से भी चलते आ रहा है। दावापत्ती की देखिए, दावापत्ती में कोई भी दावापत्ती कर सकते हैं जिनको लगता है, और कोई किसी के लिए भी दावापत्ती कर सकते हैं। अगर एक्स को लगता है कि वाई का नाम नहीं जोड़ना चाहिए फिर भी जोड़ दिया गया है, तो एक्स वाई के लिए भी दावापत्ती कर सकता है।
ये भौतिक सत्यापन जब दावापत्ति पे निर्णय होगा तो ईआरओ एक स्पष्ट आदेश जारी करेंगे। ईआरओ के अगेंस्ट में मैंने बताया डीएम के पास अपील होगी, डीएम के अगेंस्ट में सीओ चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पास अपील होगी। प्रथम अपील डीएम के पास है 15 दिवस के अंदर, द्वितीय अपील डीएम के आदेश के 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के समक्ष दूसरी अपील। ये टेक्निकल डिटेल है। नेक्स्ट रुका पीछे जाओ, नेक्स्ट रुको, नेक्स्ट हाँ रुकना। ये देखिए बीएलओ पर्यवेक्षक यूजुअली ये पटवारी होते हैं और ये 10% कार्यों का सत्यापन करेंगे। ईआरओ का मॉनिटरिंग है। रोल ऑब्जर्वर मींस कमिश्नर सर वो भी सत्यापन करेंगे और सत्यापित फॉर्म में से कम 50 फॉर्म का क्षेत्र सत्यापन करेंगे। नेक्स्ट, ये सब इनके फॉर्म हैं। जिनको अपना नाम 2003 की मतदाता सूची में खोजना है उनके लिए ये डिटेल है, वो एपिक नंबर से इसको खोज सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए विधानसभा के आधार पर भी खोजा जा सकता है, एपिक या नाम के आधार पर भी खोजा जा सकता है। नोडल ऑफिसर सब की नियुक्ति हमने की है। एक हेल्प डेस्क परमानेंट जिला स्तरीय कलेक्ट्रेट में रहेगा, जो कभी भी जिनको जो भी समस्या वहाँ के अपनी बात रख सकते हैं। विधानसभा मुख्यालय में भी एसडीएम ऑफिस में भी एक हेल्प डेस्क रहेगा, टेक्निकल पर्सन के साथ ये हेल्प डेस्क रहेगा। ऐसा ही हेल्प डेस्क सीओ ऑफिस में भी बना हुआ है, राज्य स्तर पर भी बात की जा सकती है। इसमें पीछे जाओ, सबों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट पीआर टीम को भी, सभी अधिकारियों को भी, कि कहीं से भी अगर कोई भ्रामक पोस्ट या वीडियो सर्कुलेशन में आता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी उस पर तत्काल संज्ञान लेना है और हम उसका अगर वो कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जो चुनाव आयोग के निर्देशों के प्रतिकूल है तो उसका खंडन जारी किया जाएगा। लेकिन साथ ही मेरी अपील ये रहेगी आप लोगों के माध्यम से कि चुनाव आयोग की ये पूरी प्रक्रिया की अपनी एक शुचिता होती है, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी भ्रामक प्रचार में या किसी भी ऐसे वीडियो या किसी भी ऐसे कमेंट नहीं पास करना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि इस पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टी को हम अंतिम रोल, ड्राफ्ट रोल भी देंगे, फाइनल रोल भी देंगे। ये इतने सारे फोटोग्राफी हमको करवाने हैं ताकि ये पूरे प्रमाण हैं। डीओ के द्वारा एसआईआर अपील वो आप लोगों के साथ बात करने का था, वो हम कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से भी अपील जारी अभी मतलब हम करेंगे। नेक्स्ट, ये जो मैंने आपको बताया भ्रामक विपरीत पोस्ट के संबंध में, ये इमीडिएट खंडन होगा। और लेकिन साथ ही अगर कोई भी भ्रामक पोस्ट अगर जारी होगा तो उस पर विधि के अनुकूल कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी ऐसी बात या ऐसी मंशा या ऐसे तथ्य जो वीडियो या ऑडियो या कमेंट या न्यूज आर्टिकल या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के माध्यम से अगर कर रहे हैं जो कि विधि के अनुकूल नहीं है तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है सबों में इलेक्शन कंडक्टर एज पर लॉ, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड एज पर लॉ, 0 अपील रिसीव्ड ड्यूरिंग एसआईआर और इलेक्टोरल रोल्स आर 100% करेक्ट एज पर लॉ। ये हमें बाद में प्रमाणित करना है। इस प्रकार का कोई पोस्ट न्यूज बिना खंडन किए जाना अनाउंसर नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों तरफ से है। जिला निर्वाचन कार्यालय बिल्कुल खंडन जारी करेगा, लेकिन कोई भी अगर ऐसा भ्रामक पोस्ट करेंगे तो जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उस पर कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट, ये उसी के बारे में है। नेक्स्ट, ये एसआईआर का एक नक्शल में डिटेल था जो कि मुझे निर्देशित था आप लोगों के साथ शेयर करने का। आप लोग अब कुछ भी अगर पूछना चाहें तो सर, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में है लेकिन सर 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, तो उनको क्या सर 12 में से कौन से दस्तावेज देने होंगे सर? एक आधार को हम मान्य नहीं करेंगे तो 12 में से कोई भी एक कोई भी दस्तावेज, कोई एक 12 दस्तावेज देने जरूरी नहीं है। उन 12 में से कोई एक दस्तावेज, यहाँ पे भी इस कमरे में ही रेयर लोग होंगे जिनके पास सभी 12 दस्तावेज होंगे। 2003 की सर्वे सूची में अपना नाम कहाँ पर होगा? वो है उसमें, अभी मैंने बताया उसमें एपिक नंबर से आ जाएगा, राज्य के नाम से आ जाएगा, अपने नाम से आ जाएगा, तो दिखाया सर। लेकिन उतने दिन में कई एपिक नंबर चेंज हो गए सर। नहीं, वो एपिक नंबर जब भी चेंज हुए हैं वो पुराने एपिक के साथ उसको मतलब अलाइन करके चेंज किया गया है।
जब भी एपिक नंबर चेंज हुआ वो उसके मतलब ये साथ 2025 के एपिक नंबर को डालें तो 2003 का अपने अपने वो अलाइंड है। जब भी पहले के एपिक नंबर अलग नंबर के होते थे, अलग सीरीज के होते थे। पिछले 5-7 सालों में एपिक नंबर को पूरा स्ट्रीमलाइन किया गया है, लेकिन स्ट्रीमलाइन करते उसमें वो अलाइन भी किया है। जैसे मेरा कोई एपिक नंबर आज से 8 साल पहले दूसरा था, आज मैं कोई नया एपिक नंबर अगर बना रहा हूँ तो वो अलाइन है, वो आ जाए। सर जैसे ये बीएलए जो है अपने क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो गई, स्थानांतरित तो समझ में आता, मृत्यु हो गई किसी की, तो वो एथेंटिक का कैसे पता चलेगा? उसके फैमिली वाले बताएं। हाँ, ये एक पॉइंट रह गया कि अगर कोई ऑब्वियसली कोई माइग्रेट कर गया है तो जब उसका घर है उसमें लिखा हुआ एड्रेस, उस एड्रेस पे बीएलओ जाएगा, उस घर में उसके परिवार वाले रह रहे होंगे तो उसके परिवार वाले सत्यापित करेंगे। जो सर जो बाहर रह रहे हैं तो उनको परिवार वाले सत्यापित कर लेंगे? हाँ, सत्यापित करेंगे, परिवार वाले सत्यापित करेंगे। ये उनको भी पता है, जब ये पूरा रोल कंसोलिडेट होगा तो खुद ब खुद उस व्यक्ति का नाम एक जगह से हट जाएगा, अगर वो व्यक्ति दूसरी जगह अपना नाम डलवाया है। नहीं सर, कुछ वर्किंग में रहते हैं, पढ़ाई में है। नहीं, वो उनके मन पे है। अगर कोई आप देखिए, इसमें आप आगे जब देखेंगे मतदाता सूची, मतदाता होने का एक ये है कि वो व्यक्ति उस जगह पे सामान्य रूप से, मामूली वर्ड यूज है, मामूली रूप से निवास करता है। सामान्य रूप से मामूली को हम लोग 6 मंथ मानते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पढ़ने भी गया है और अगर वह 6 महीने से ज़्यादा रह रहा है और वो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, भारत का नागरिक है और कोर्ट ने उसको अगर प्रतिबंधित नहीं किया है तो वो वहाँ वोट डाल सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं। बताइए आप। जी सर, 12 में से 12 दस्तावेज ना हो। 12 में से एक दस्तावेज होने ही चाहिए। नहीं तो नागरिक नहीं है, इंडियन नागरिक नहीं। इसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। भारतीय नागरिक मतलब आधार कार्ड है मात्र, तो क्या नहीं होने की स्थिति में उनका ERO उनको नोटिस जारी करेगा, उनका नाम हटा दिया जाएगा। भारतीय नागरिक सर घुसपैठिया है वो। पहले यही कहा कि 12 में से एक दस्तावेज होने ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर नाम हटेगा। ऑनलाइन के माध्यम से वही कर सकते हैं सर? हाँ, इसमें खुद से भी आप इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन है, खुद से आप भर के जमा कर सकते हैं, वो है। पहले से उसमें भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म है। सर जैसे कि 2003 में एक मिनट, इलेक्शन ऑफिस इन्यूमरेशन फॉर्म जो पूर्व निर्धारित भरे हुए हैं वो दिखने लगा है उस पर। ठीक, वैसे वो 4 तारीख के बाद होगा, हो सकता है, क्योंकि 4 तारीख तक तो हम इन्यूमरेशन फॉर्म बांट ही रहे हैं। तो मैनुअली जमा करना पड़ेगा या ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा सर? आप उसमें दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस हैं अभी तक जो बताया गया है। बाकी ये डिटेल अभी आगे और क्लियर हो जाएगा। एक राजनीतिक पार्टी एक पोलिंग बूथ में कितने मतलब अपने बीएलए रख सकते हैं? BLA 1 और BLA 2 दो फॉर्म है, उसमें मिनिमम एक BLA तो रखना ही है। एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक से ज़्यादा के बारे में उसमें 2 फॉर्म अभी हैं और मतलब न्यूनतम एक के बारे में निर्देश हैं। एक के बारे में मैं आपको क्लियर करूँ, एक न्यूनतम एक के निर्देश। 2003 और 2025 की सूची में कितने मतदाता कवर हो गए और कितने बचे? देखिए, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मतलब उस तरह से नहीं है, एग्जैक्ट डाटा बताया भी नहीं जा सकता, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो 2003 में नाम होगा, 2025 में भी नाम होगा, लेकिन वो वोट ना 2003 में के होंगे ना 25 में के। मैं जो मेरे पास डाटा है उसके अनुसार मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस जिले में 60 to 65% पॉपुलेशन को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं। ये मैं न्यूनतम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकता है, 75-80 तक भी हम जा सकते हैं। तो सर मान लीजिए 65 के पास माने आपके पास प्रूफ है कि हाँ ये व्यक्ति की हमें जरूरत नहीं है, हाँ। तो क्या BLO उनके यहाँ भी जाएगा कि नहीं जाएगा? BLO सबके यहाँ जाएगा, BLO को सबके यहाँ जाएगा। और अब मान लीजिए दूसरे वार्ड, मैं 2025 में दूसरे वार्ड में रहा, अब दूसरे वार्ड में आ गया, वो कैसे करेंगे? वो दस्तावेज कहाँ से विधानसभा है? में तो ना। जान रहा है नाम होना चाहिए उनका। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2003 के मतदाता सूची में उस विधानसभा के मतदाता सूची मान लीजिए, और अगर उसका वार्ड शिफ्ट कर दिया है तो आइडियली उसको उस वार्ड का जो बूथ है उसमें उसका नाम है, जहाँ वो निवास कर रहे हैं मामूली रूप से, वहाँ पे जो है उनका नाम। ये कई जगह पे है। अभी चुनाव में, स्थानीय चुनाव में आया था कि कुछ लोगों का बूथ चेंज हो गया, अभी पहले ही चेंज हो गया। हाँ, तो वो इसमें सॉल्व हो गया। अच्छा सर, 2018 की विधानसभा में वोट डाले हैं, नाम है, लेकिन 2023 में उनका नाम कट गया, तो 2025 तो अभी इसमें नाम बस चुनाव के समय में फाइनल अंतिम 15 दिन के लिए नाम जोड़ना रुकता है, बाकी नाम जोड़ने की प्रक्रिया सतत है, वो अभी भी नाम जुड़वा सकते हैं। सर जो 18 साल के होने जा रहे हैं, जैसे अक्टूबर में हो वो अपना फॉर्म इसमें दे सकते हैं, इसमें जमा कर बिल्कुल। नए मेंबर अगले 1 साल बेसिकली 3 कट ऑफ लेकिन माँ बाप सबका देना पड़ेगा, 2012 के 4 के बाद उनका वो तो नए मतदाता है, तो नए मतदाता जुड़ने की जो भी प्रक्रिया वो उनको फॉलो करना, और अगले 1 साल तक जो भी पात्र हो रहे हैं वो अपना नाम इसमें जुड़वा सकते हैं।
अगर अभी कोई 17.5 साल का है, बेसिकली अग्रिम, अगले 1 साल के अंदर जो 18 के हो जाएंगे वो अपना इसमें करवा सकते हैं ना। अक्टूबर 26 तक जो भी होंगे वो अगले प्रकाशन के नाम आ जाए। जो विधानसभा चुनाव में जो वोट किए थे उनको लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए नहीं थे, उनका नाम लिखते थे। 1-2 लोगों की ऐसी शिकायत आई थी उस समय, मैं खुद और लोकसभा में नहीं आई थी, नगरीय निकाय में आई थी, स्थानीय चुनाव में आई थी। लोकसभा में गया जिनका नाम कट गया वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। हाँ, उनका हो सकता है उन्होंने जिनके बारे में आप बोल रहे हो उन्होंने अपना नाम जुड़वा दिया। काफी समय हो गया चुनाव में। लोकसभा में मेरा नाम सर ये बीएलओस के पास ये मतदाता सूची रहती है क्या? रहती है भाई बीएलओ के पास। हाँ, ताकि वो स्क्रीनशॉट जहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट है। बीएलओ का अपना यूजर आईडी क्रेडेंशियल्स होता है, तब तो बीएलओ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बीएलओ को देखना है या उसी से कि मेरे एरिया में कितने मतदाता हैं, तो वो तो बिना मतदाता सूची देखे कैसे? स्क्रीनशॉट उनसे लिया जा सकता है। हाँ, सर एसआईआर को एग्जीक्यूट करने के लिए मीडिया संवाद के अलावा और क्या अभियान जो है आपकी ओर से? मीडिया संवाद के अलावा जितने इसमें मैदानी अमला है उसको बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग मतलब दी जा रही है। आज से ट्रेनिंग स्टार्ट है यहाँ पर। इनके जगह जगह पे हर सब डिवीजन हेडक्वार्टर, हर विधानसभा मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क रहेगा। वहाँ पे राजनीतिक दलों के साथ बात की जा चुकी है। राजनीतिक दलों को इसके बारे में पूरा ब्रीफ किया गया है। उनको डीएलएच की टीम तैयार करने के लिए बताया गया है। और जब ये एसआईआर होगा तो आपने देखा होगा इसमें समूह की फोटोग्राफी है, इनोवेशन फॉर्म देते हुए लेते हुए, तो इन समूह का मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार होगा। सर ये रिपोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके लिए कोई पोर्टल बनेगा पब्लिक? ईसीआई का पोर्टल है। ड्राफ्ट रोल हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उनको हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ग्रामीण स्तर पे इसकी क्या प्रक्रिया है? सेम चलेगा? सेम प्रक्रिया है। बीएलओ हर जगह के लिए होते हैं, सभी जगह, पूरे जिले में, पूरे राज्य में प्रक्रिया है। उनको अपील वगैरह के लिए पंचायत स्तर पे या कहीं कोई उस तरीके की नहीं, अपील के लिए उनको ईआरओ के पास आना है। ईआरओ उनका एसडीएम है, ईआरओ के पास। सर एक आपस में बात मत करें प्लीज। हाँ, कुछ नए मतदाताओं के नाम 2025 की मतदाता सूची में भी नहीं आ पाए थे, यानी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है, वो अपना नाम जुड़वा लेंगे। 3 बार वही उनको क्वेश्चन भी क्या पूछा। ये 12 दस्तावेजों एक दस्तावेज देना होगा या माता पिता के आधार पर ही जुड़ जाए? उनको जब वो नया मतदाता, वो न्यूली इनरोल हो रहे हैं, तो न्यूली इनरोल होने के लिए जो प्रक्रिया है वो उनको करनी पड़ेगी। वो पहले कहीं भी नाम नहीं है उनका। तो आप जो 12 दस्तावेज देख रहे हैं उनमें कोई ना कोई दस्तावेज तो नया मतदाता को वैसे भी देना पड़ता है, तो देना। और अगर डाउट होता है बीएलओ को, तो बीएलओ फिर उसके अलावा जो बाकी दस्तावेज हैं वो भी मांग ही सकता है। सर एक और बात बोले कि एक से जो है वाई के लिए आपत्ति कर सकता है। हाँ। ऐसी स्थिति में अगर आपत्ति बाद में झूठा पाया जाता है तो क्या कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं तो शासन का समय जा रहा है उस पर। ठीक है, लेकिन उस पर अभी तक कार्रवाई के बारे में निर्देशित नहीं किया गया है, क्योंकि अगर मान लीजिए उस पर कार्रवाई करते हैं तो फिर ये भी सेंस जाएगा कि हम आपत्ति करने से ये कर रहे हैं, तो आपत्ति कर सकते हैं, उसमें कोई कार्रवाई करनी। उनकी आपत्ति खारिज, अगर आपत्ति गलत होगी तो आपत्ति खारिज होगी। आपत्ति यहाँ संदेह के रूप में रहेगी। आपत्तियाँ खारिज होगी। लेकिन शासन का समय जाएगा। सर कितने कर्मचारी टोटल लगेंगे इसमें लगभग 1211, हाँ, या मतलब 1200 के करीब में बूथ से हमारे उतने बीएलओ हैं, जिले के सभी तहसीलदार, सभी एसडीएम्स हैं, मतलब जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर उनकी पूरी टीम। तो आप सब मिला के समझिएगा अगर तो 1500 के करीब इसमें मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो 1500 के करीब है सब मिला। सर 1987 से पहले जन्मे लोगों पर जो दस्तावेज देने के लिए कहा गया है, 2003 और 2025 की मतदाता सूची में कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया, तो ऐसे में फिर तो दस्तावेज से देना जरूरी है ना। अगर आपका 2000, देखिए दोनों अलग अलग बात। अगर 2003 और 2025 में आपका है, आपने देखा होगा 4 श्रेणियां हैं। अगर आप 2003 और 2025 में आपका नाम है तो आप श्रेणी 1 में आते हैं, तो फिर आप सभी चीज़ों से एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर आपका 2003-2025 में नाम नहीं आया, उसके बाद अलग अलग श्रेणियां क्रिएट हो गई। 1987 से पहले जन्म, 1987 से 2004 के बीच में जन्म और 2004 के बाद। तो आप जिस श्रेणी में आएंगे आपको उस श्रेणी के अनुसार आपको कार्रवाई मतलब वहाँ पर प्रस्ताव। ओके, और किन्हीं को कुछ पूछना है? ये जो अपना हेल्प डेस्क जो रहेगा, तो ये सर सिर्फ जिला स्तर पर ही है कि तहसीलों में भी लोगों की सहायता के लिए काम करेंगे? तहसीलों में भी, विधानसभा मुख्यालय में भी निर्देश है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर तहसील में हमें निर्देश बनाएं। सर कोई टोल फ्री नंबर? इसका टोल फ्री नंबर जो इलेक्शन का टोल फ्री नंबर है वो
सर रानी रोड कोरबा पुरानी बस्ती में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहाँ पिछले 20 साल से वहाँ पर मैक्सिमम लोगों की नंबरिंग है। उसके लिए भी एक दो बार हमने जानकारी दी लोगों थी। की नंबरिंग है, इसका क्या मतलब है? जो भी आपका वो क्राइटेरिया है कि 2000 लोग रहते हैं एक बूथ में या जितने भी 1200 से रहते हैं। 1500 हाँ, urban जितने area भी में। 1500 एक बूथ में है और वहीं पर दूसरे बूथ में लगभग 500 लोग हैं। तो उससे क्या लाइनिंग इतनी देर तक रहती कि 5 बजे तक कभी भी हो ही नहीं पाता। ये बूथ का समायोजन इसमें अभी तो करने के निर्देश नहीं है, हमने ऑलरेडी किया हुआ है बूथ का समायोजन। हाँ, मैं जस्ट जानकारी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वो बूथ के समायोजन में आ जाना चाहिए। ठीक। सर जैसे 1987 से पहले जन्म वाला बात रही है, तो उस समय के सभी डॉक्यूमेंट्स अविभाजित मध्य प्रदेश के हैं, तो वो सभी मान्य होंगे ना? मान्य होंगे बिल्कुल। अगर उसमें एक डॉक्यूमेंट है विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र, तो अगर 87 में ऑब्वियसली एमपी था तो एमपी के नाम का ही स्कूल का प्रमाण पत्र जारी होगा नहीं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। धान किसान प्रभावित नहीं हुआ सर, 1500 हमले लगे। सभी काम प्रशासन साथ साथ करेगा। ओके, थैंक यू। बाय।